एपिसोड 171 टू 180, अध्याय 171, अध्याय 167 विशेष उपचार। बॉस, एक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि ने कहा कि उन्हें कार्टर कबीले से हमारे निवेश की आवश्यकता नहीं है और उन्होंने हमारी बैठक को अस्वीकार कर दिया। ओलिवर रॉस उनके बगल में रिपोर्टिंग कर रहे थे। हमने पहले भी उनके प्रतिनिधियों से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया था। मुख्यालय वास्तव में कठिन स्थिति में है। एक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कभी भी बाहरी लोगों के साथ सहयोग नहीं किया है और इस बार भी कोई अपवाद नहीं है। ओलिवर रॉस को सचमुच लगा कि यह उनके बॉस के साथ अन्याय था। कार्टर ऑटोमोटिव प्रोजेक्ट सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा था और जैसे ही दोनों पक्ष सहयोग करने वाले थे, मुख्यालय ने अचानक बॉस को एक नया प्रोजेक्ट संभालने के लिए कह दिया। बॉस पहले तो सहमत नहीं होना चाहते थे, लेकिन उपाध्यक्ष पामर ने बॉस की पत्नी का मामला उठाया और कहा कि यह नई परियोजना एक चिकित्सा परियोजना है जिसकी शुरुआत उन्होंने ही की थी। कार्लोस ने देखा कि कार्टर ऑटोमोटिव सही रास्ते पर है, इसलिए वह सहमत हो गया। उन्हें बस यह अंदाजा नहीं था कि कोई भी घरेलू शोध संस्थान इस नई परियोजना को स्वतंत्र रूप से पूरा नहीं कर पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध एक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ सहयोग करके ही वे सफल हो सकते थे, अन्यथा पहले से निवेशित धन बर्बाद हो जाता। कार्लोस ने कई बार पूछताछ की और पता चला कि एक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट का प्रतिनिधिमंडल देश में आ चुका है। उसने कई बार मुलाकात का समय तय करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मना कर दिया। अभी कुछ समय पहले ही बॉस व्यक्तिगत रूप से गए थे, फिर भी उन्होंने मना कर दिया। बाहर निकाले जाने के बाद बॉस का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। ओलिवर रॉस चिंतित थे और अचानक कार्लोस ने कहा, मेरा दोपहर का कार्यक्रम रद्द कर दो, मुझे निमंत्रण भेजो, मैं एक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के स्वागत समारोह में शामिल होना चाहता हूँ। ये कहकर कार्लोस लिफ्ट से बाहर चला गया। एमिली, मास्टर लो आपको अपना शिक्षक क्यों कहते हैं? एवलिन हैंसन पूरी तरह से हैरान दिखी। आपने गलत सुना, मास्टर लो वे मेरे शिक्षक हैं। टीचर, एवलिन और मैं अंदर की मस्ती में शामिल होना चाहते हैं। एमिली पाकर ने एवलिन हैंसन को अपने साथ खींच लिया। उसे हाल ही में पता चला था कि बाहर अफवाहें चल रही थी कि मास्टर लोव उसके शिक्षक हैं। बिना कुछ बताए बाहर आकर उसने बस मास्टर लोव को ही अपना शिक्षक बताया। मास्टर लोव ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए सोचा कि अगर शिक्षक ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। मास्टर लोव के नेतृत्व में एमिली पाकर और एवलिन हैंसन ने स्वागत कक्ष में प्रवेश किया। स्वागत कक्ष पहले से ही मेहमानों से भरा हुआ था और हर सीट पर लोग बैठे थे। ये स्वागत समारोह आधिकारिक तौर पर आयोजित किया गया था और इसमें चिकित्सा क्षेत्र के सभी बड़े नाम आमंत्रित थे। इस समय रिसेप्शन औपचारिक रूप से शुरू नहीं हुआ था, लेकिन मेहमान पहले से ही एक दूसरे को बधाई दे रहे थे और एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। जब फादर पाकर और उनकी बेटी सोफी पाकर एडम विलो के साथ अंदर आए, तो डॉक्टर रीड ने तुरंत एडम को बुलाया। एडम विलो युवा थे और उन्होंने इससे पहले कभी भी ऐसे उच्च स्तरीय स्वागत समारोह में भाग नहीं लिया था। शुक्र है कि डॉक्टर रीड ने जानबूझकर उन्हें चिकित्सा क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों से मिलवाया। फादर पाकर ने अपनी बेटी सोफी के साथ संबंधित कर्मचारियों के साथ छोटी छोटी बातें भी की। सोफी पाकर को इस तरह के स्वागत में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसकी नजरें हॉल में इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि उसे पता था कि एक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधिमंडल में डॉक्टर एक्स भी शामिल हो सकते हैं। भविष्य में वह एडम विलो के डॉक्टरेट सलाहकार बनने वाले थे, इसलिए वह चाहती थी कि जब वे मिले तो उन पर अच्छा प्रभाव पड़े। एमिली पाकर और एवलिन हैंसन भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। मास्टर लोव को कई पारंपरिक चिकित्सा विशेषज्ञों ने तुरंत आमंत्रित किया, जबकि एमिली पाकर और एवलिन हैंसन, जो पहली बार इस तरह के उच्च स्तरीय स्वागत समारोह में शामिल हुई थी, किसी को नहीं जानती थी। एवलिन हैंसन ने तुरंत अपने बिजनेस कार्ड निकाले और उन्हें चिकित्सा क्षेत्र के बड़े नामों में बांध दिया। एमिली पाकर, जो पूरी सुबह व्यस्त थी, को थोड़ी भूख लगी और उसने कुछ खाने के लिए ट्रे ली। उसने प्लेट में बहुत सारा खाना भर लिया और बैठकर खाने के लिए एक शांत कोना ढूंढ लिया। अचानक उसने किसी को कहते सुना, एक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोग आ गए हैं। क्या सामने वाला डॉक्टर एक्स नहीं है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना युवा होगा। अध्याय 172, अध्याय 168, उपेक्षा और विशेष व्यवहार। एक्स प्रतिनिधिमंडल के पहुंचते ही पहले शोरगुल से भरा स्वागत कक्ष अचानक शांत हो गया। सभी लोग अनजाने में स्वागत कक्ष के प्रवेश द्वार की ओर देखने लगे। केवल एमिली पाकर ने ही उस समय अपना सिर नहीं उठाया। वह अपना पेट भरने के लिए भोजन को मुंह में ठूंसने में व्यस्त थी। बहुत असभ्य, उनके जैसे व्यक्ति को इतने उच्च स्तरीय स्वागत का अवसर कैसे मिला? सोफी पाकर ने एमिली को तुरंत नोटिस किया और उसे मास्टर लोव के साथ प्रवेश करते हुए देखा। आखिरकार रिसेप्शन में उपस्थित सभी लोग औपचारिक पोशाक में थे। एमिली ने तो अकेले ही सर्विस स्टाफ से भी बदतर कपड़े पहन रखे थे। खुद को शर्मिंदा करो, आगे बढ़ो और खुद को शर्मिंदा करते रहो। ये सबसे अच्छा होगा यदि एक्स प्रोफेसर आपको देखे और आपसे घृणा करे। तभी भाई एडम को एहसास होगा कि मैं उनके लिए एकदम सही जोड़ी हूँ। सोफी ने अपनी नजरें हटा ली और बाकी सब की तरह नए आए समूह की ओर देखने लगी। कई गोरे, नीली आंखों वाले विदेशी लोग अंदर आए और मैं लगभग 30 साल के एक युवक को देखकर मुस्कुरा रही थी। हालांकि वह जानती थी कि एडम विलो एक्स प्रोफेसर का छात्र था। सोफी इससे पहले कभी एक्स प्रोफेसर से नहीं मिली थी, जो बहुत रहस्यमय था। उनके बगल में एक सरकारी प्रतिनिधि भी बैठा था। सोफी ने उसे पहचान लिया। वह फादर पाकर के पुराने पर्यवेक्षक मिनिस्टर जेम्स थे। ये वृद्ध नेता पहले ही सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच चुका था। सपने में फादर पाकर सेवानिवृत्ति के बाद देश के सबसे युवा मंत्री बन गए थे। मंत्री जेम्स के साथ चलने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से एक्स प्रोफेसर होगा। सोफी ने सोचा कि कैसे वह आगे आकर एक्स प्रोफेसर के सामने अधिक से अधिक उपस्थिति दर्ज करा सकती है, जिससे उन पर अच्छा प्रभाव पड़ सके। पब फ्यूचर एड्स। डॉक्टर रीड और एडम विलो भी भीड़ में सबसे आगे खड़े थे। सोफी की तरह उन्होंने भी कभी एक्स प्रोफेसर को नहीं देखा था। प्रतिनिधिमंडल को देखकर सभी ने मान लिया कि सामने वाला व्यक्ति स्वयं एक्स प्रोफेसर है। एडम विलो आश्चर्यचकित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके भावी शिक्षक इतने युवा होंगे।
मंत्री जी, फादर पाकर मंत्री जेम्स के डिप्टी के रूप में उनका अभिवादन करने के लिए जल्दी से पहुंचे। डॉक्टर रीड एक बड़ी मुस्कान के साथ एडम विलो के साथ उनके पास आए। डॉक्टर, आपने लंबी यात्रा की है और थक गए होंगे। मैं लव एंड काइंडनेस हॉस्पिटल से लुकास रीड हूँ। हमने सहयोग के लिए संस्थान से पहले ही संपर्क कर लिया है। डॉक्टर, हम कार्टर परिवार के कर्मचारी हैं। ये हमारे बॉस हैं जो आपसे बातचीत के लिए मिलना चाहते थे। ओलिवर रॉस और कार्लोस भी शामिल हुए। एक्स इंस्टीट्यूट के लोगों को देखकर ओलिवर रॉस जल्दी से बोला। चिकित्सा क्षेत्र के अन्य प्रासंगिक व्यक्ति भी इस समय प्रतिनिधिमंडल के कुछ सदस्यों से जुड़ना चाहते थे। जैसे ही सभी लोग बोलने वाले थे, मंत्री जेम्स ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। देवियों और सज्जनों, आज स्वागत समारोह है, पहले व्यापार पर चर्चा न करें। प्रतिनिधिमंडल अभी अभी आया है, आइए सबसे पहले उनका स्वागत करें। मंत्री जेम्स के बोलने पर सभी लोग अनिच्छापूर्वक चुप रहे। फादर पाकर बहुत ही समझदार थे, उन्होंने तुरंत स्टाफ से अन्य मेहमानों को शांत करवाया। कार्लोस जैसे विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति को प्रतिनिधिमंडल द्वारा अस्वीकार किए जाने पर एडम विलो को काफी संतुष्टि महसूस हुई। जैसे ही प्रतिनिधिमंडल आगे बढ़ने वाला था, एडम ने डॉक्टर रीड की नजर पकड़ ली। डॉक्टर, मैं एडम विलो हूँ। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। क्या आपको मैं याद हूँ? आपके मार्गदर्शन की बदौलत मेरा पिछला पेपर सफलतापूर्वक प्रकाशित हुआ था। एडम विलो का नाम सुनते ही वह व्यक्ति जो आगे बढ़ने वाला था रुक गया। आप एडम विलो हैं? मुख्य कलाकार गोरा आदमी ने अपना अलग थलग मुखौटा उतार दिया और आश्चर्यजनक रूप से धाराप्रवाह मंदारिन बोलने लगा। डॉक्टर, आपको मैं याद हूँ। एडम विलो इतना उत्साहित था कि उसके सुंदर चेहरे पर लाली छा गई। सोफी का सपना सचमुच सच हो गया था। डॉक्टर को वह अच्छी तरह याद था। उस आदमी ने एक क्षण के लिए उत्सुकता से एडम विलो को देखा और फिर मुस्कुराया। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि आप बहुत प्रतिभाशाली युवा डॉक्टर हैं। फिर उसने अपने हाथ फैलाए। मैं एक्स प्रोफेसर नहीं हूँ, वह ऐसे व्यस्त कार्यक्रमों में भाग लेना पसंद नहीं करती। मैं इस प्रतिनिधिमंडल का नेता हूँ, विलियम। ऐसा कहते हुए उन्होंने अभूतपूर्व ढंग से अपना हाथ बढ़ाया और एडम विलो से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। विलियम के इस कृत्य ने तुरंत ही आसपास के मेहमानों का ध्यान आकर्षित कर लिया, यहाँ तक कि मंत्री जेम्स ने भी इस युवक एडम विलो पर काफी प्रभाव डाला। यह विलियम अपने अहंकार के लिए जाना जाता था। एक्स इंस्टीट्यूट में एक वरिष्ठ अधिकारी होने के अलावा वह देशवाई के एक पुराने कुलीन परिवार का अर्ल भी था, जो अक्सर छोटे देशों के राष्ट्रपतियों को भी नजरअंदाज कर देता था। हैरानी की बात यह थी कि वह एक युवा डॉक्टर का इतना सम्मान करता था। क्या ये युवक सचमुच प्रतिभाशाली हो सकता है? मंत्री जेम्स ने विचार किया। डॉक्टर रीड और फादर पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एडम विलो वास्तव में एक्स प्रोफेसर को जानता है। आसपास के सभी चिकित्साकर्मी एडम विलो की पृष्ठभूमि के बारे में उत्सुकता से फुसफुसा रहे थे। कई लोगों ने तो पहले से ही अपने बिजनेस कार्ड निकाल रखे थे, चिकित्सा क्षेत्र के इस उभरते सितारे से परिचित होने के लिए तैयार। बॉस, हमें क्या करना चाहिए? वो एडम विलो लव एंड काइंडनेस हॉस्पिटल से है। पब फ्यूचर एड्स। और ऐसा लगता है कि एक्स इंस्टीट्यूट को लव एंड काइंडनेस हॉस्पिटल में बहुत रुचि है। क्या हमें? ओलिवर रॉस अपने बॉस के लिए चिंता करने से खुद को नहीं रोक सका। कार्लोस के विश्वासपात्र होने के नाते ओलिवर रॉस अपने बॉस और एडम विलो के बीच की भावनात्मक उलझन को समझता था। अप्रत्याशित रूप से उस आदमी ने न केवल बॉस की पत्नी के लिए चुनाव लड़ा, बल्कि अपने करियर में भी टकराव मोल ले लिया। ओलिवर रॉस के बोलते ही कार्लोस ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह महिला बड़े पेट के साथ यहाँ आने पर जोर देती है। पता चला कि वह एडम विलो को देखने के लिए था। कार्लोस का ध्यान प्रतिनिधिमंडल पर बिल्कुल नहीं था। अंदर प्रवेश करने के बाद वह 6 फुट से अधिक लंबे होकर हॉल में एमिली पाकर की आकृति को देखने लगे। बॉस, आप गलतफहमी में हैं। बॉस लेडी, संभवतः अब भी एडम विलो के लिए तरस नहीं रही होगी। शायद वह स्वयं एक्स प्रोफेसर से मिलना चाहती थी। ऐसा कहा जाता है कि एक्स प्रोफेसर युवा और सक्षम हैं तथा चिकित्सा क्षेत्र में विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। कोई भी चिकित्सा पेशेवर उनकी प्रशंसा करेगा। ओलिवर रॉस ने बॉस लेडी की प्रतिष्ठा को बचाने की पूरी कोशिश की। कार्लोस को अचानक अफसोस हुआ। जब वह विदेश गया था तो उसने चिकित्सा की पढ़ाई के बारे में क्यों नहीं सोचा था। अचानक कार्लोस ने एमिली पाकर को देखा। वह महिला कुशलतापूर्वक उस ओर बढ़ रही थी जहां प्रतिनिधिमंडल था। ओलिवर रॉस सही हो सकता है, वह यहाँ एक्स प्रोफेसर से मिलने आए हैं। कार्लोस ने भौहें चढ़ाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। एमिली भीड़ में शामिल नहीं हुई। उसने सोचा कि ट्रफल फ्राइड राइस बहुत स्वादिष्ट है और उसने एक और सर्विंग लेने की योजना बनाई। लोगों का एक समूह सामने खड़ा था। एमिली ने ध्यान से नहीं देखा और कुछ ही कदम चली थी कि अचानक किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। एमिली पाकर, आपने सुना कि प्रतिनिधिमंडल के नेता विलियम ने अभी क्या कहा है ना? क्या तुम्हें इसका पछतावा नहीं है? उस समय आपने भाई एडम जैसे आशाजनक व्यक्ति को कार्लोस जैसे लापरवाह व्यक्ति के लिए छोड़ दिया था। अब देखिए, कार्लोस को प्रतिनिधिमंडल से बात करने में भी कठिनाई हो रही है। भाई एडम ने पहले ही एक्स प्रोफेसर की मान्यता अर्जित कर ली है। अध्याय 173, अध्याय 169। सोफी पाकर ने जानबूझकर एमिली पाकर को रोका। उसके मुंह पर उसका मजाक उड़ाया। वह सिर्फ ये देखना चाहती थी कि उसके चेहरे पर गहरा अफसोस झलके। निश्चित रूप से एमिली पाकर के सुंदर चेहरे पर पश्चाताप का भाव दिखाई दिया, जिससे सोफी पाकर को बहुत ईर्ष्या हुई और एमिली ने आह भरी। मुझे इसका अफसोस है, युवा होने और कचरे के ढेर में एक आदमी को खोजने पर पछतावा। एमिली पाकर के शब्दों ने सोफी पाकर को अपने अहंकार में अभूतपूर्व संतुष्टि का एहसास कराया। कुछ ही दूरी पर एडम विलो सोफी पाकर की ओर चल रहा था। इससे पहले श्री विलियम ने कई बार अपनी प्रेमिका के बारे में पूछा था। एडम विलो सोफी पाकर को मिस्टर विलियम से मिलवाना चाहते थे। एमिली पाकर के हाल के शब्द उन्होंने सुने। दुर्भाग्यवश कार्लोस ने भी यह सुना। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। एमिली पाकर को घूरने लगा। ये औरत जाहिर है अब भी एडम विलो को पसंद करती थी।
पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी है, भाई एडम पहले से ही मेरे मंगेतर हैं। सोफी पाकर तो और भी अधिक आत्मसंतुष्ट थी। सोफी पाकर, क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया है? ये तो बस एक बदमाश को उठाना है। आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो उसके साथ खजाने जैसा व्यवहार करते हैं। मंगेतर वह, क्या आपकी सगाई हो गई है? अभी सगाई भी नहीं हुई, लेकिन किसी को अपना मंगेतर बता रही हो। लोग सोचेंगे कि तुम शादी नहीं कर सकती और एडम विलो से जोंक की तरह चिपकी हुई हो। हमारी एमिली के पति एवलिन हैंसन ने अभी अभी एक बिजनेस कार्ड वितरित किया था और जैसे ही उसने सोफी पाकर को एमिली पाकर को फिर से धमकाते हुए देखा, वह गुस्से में अपनी 7 इंच की ऊंची एड़ी के जूते पहनकर दौड़ी। एक सुरक्षात्मक मुर्गी की तरह वह एमिली पाकर के सामने खड़ी थी। एवलिन हैंसन ने उत्साह में एमिली पाकर और कार्लोस की वैवाहिक स्थिति के बारे में लगभग बोल ही दिया। घबराहट में एमिली पाकर ने केक का एक टुकड़ा एवलिन हैंसन के मुंह में ठूंस दिया। एवलिन हैंसन बुदबुदाई और बोल नहीं सकी। सोफी पाकर, जिनके गहरे विचारों को एवलिन हैंसन ने उजागर किया था, क्रोध में उनकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। वह जल्द से जल्द एडम विलो से सगाई और शादी करना चाहती थी, लेकिन एडम विलो लगातार देरी कर रहा था। एक महिला के अंतर्ज्ञान ने सोफी पाकर को बताया कि एडम विलो के मन में अभी भी एमिली पाकर के लिए भावनाएं हो सकती हैं। सोफी पाकर ने अपनी आंख के कोने से एडम विलो को आते हुए देखा। उसने अचानक एक कॉकटेल उठाया, एमिली पाकर के पास गई और ऊंची आवाज में कहा, बहन, जो बीत गया सो बीत गया, पी लो और मुझसे कोई दुश्मनी मत रखो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह अचानक चीख पड़ी और कॉकटेल उसके सारे कपड़ों पर गिर गया। सोफी पाकर की पीठ एमिली पाकर की ओर थी तथा हॉल के कोने में कुछ लोग खड़े थे। संयोगवश वे कैमरे के लेंस के अंधे स्थान पर थे। एडम विलो की ओर से उन्होंने केवल ये देखा कि पेय पदार्थ अचानक सोफी पाकर पर गिर गया। कांच जमीन पर गिरकर टूट गया। सोफी पाकर की पोशाक पर शराब के कुछ दाग थे और वह लाल आंखों के साथ भयभीत दिख रही थी। एमिली पाकर ने उसे ठंडेपन से देखा। सोफी पाकर, साफ है कि तुमने ही अपने ऊपर ड्रिंक डाली थी। एमिली ने तुम्हें छुआ तक नहीं था। एवलिन हैंसन ने अभी अभी केक का वह टुकड़ा निगला था। ऊपर देखकर ये दृश्य देखकर वह क्रोधित हो गई। बहन एवलिन, मैं जानता हूं कि आप मेरी बहन के अच्छे दोस्त हैं और उसके लिए बोलना आपके लिए सामान्य बात है, लेकिन आज इतने महत्वपूर्ण अवसर पर, जब इतने सारे मीडिया रिपोर्टर और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल मौजूद हैं, भले ही आप मुझे नापसंद करते हो, फिर भी आपको इस समय मुझे अपमानित नहीं करना चाहिए। इससे हमारे देश की छवि को नुकसान पहुंचेगा। सोफी पाकर ने कहा। वह पहले से ही रो रही थी। उनके शब्दों ने तुरंत ही वहां उपस्थित मीडिया का ध्यान आकर्षित कर लिया। कुछ लोगों ने पाकर बहनों को पहचान लिया। क्या वे कैपिटल के इमेज एम्बेसडर के लिए पिछले चयन के प्रतियोगी नहीं हैं? अभी जो महिला इस पोशाक में उपमंत्री के साथ आई थी, वह उपमंत्री की बेटी ही होगी। और दूसरा कौन है? क्या वह बहुत असभ्य नहीं हो रही है, इतने महत्वपूर्ण स्वागत समारोह में इस तरह के कपड़े पहने हुए? कुछ मीडिया कर्मियों ने तुरंत कैमरे निकाल लिए और दृश्य का फिल्मांकन शुरू कर दिया। इस समय फादर पाकर का चेहरा लाल हो गया। उन्हें लगा कि एमिली पाकर एक अपशकुन है। इतने महत्वपूर्ण अवसर पर भी वह ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थी। उसे तुरंत बाहर निकालो। और उसकी सहेली भी। फादर पाकर ने अपने पास खड़े कर्मचारियों को निर्देश दिया। एडम विलो ने अपना सूट जैकेट उतारकर सोफी पाकर के कंधों पर डाल दिया। एमिली, तुम सचमुच बहुत आगे चले गए हो। आज यहाँ इतने सारे मेहमान हैं, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। जैसे ही एडम विलो बोल रहे थे, कुछ कर्मचारी आगे आए और एमिली पाकर और एवलिन हैंसन को बिना कुछ कहे बाहर खींचने का इरादा किया। हमें बाहर निकालने का तुम्हें क्या अधिकार है? एवलिन हैंसन घबरा गईं। आज चिकित्सा जगत के इतने बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, अगर उन्हें सचमुच बाहर निकाल दिया जाए तो घर बैठे चिकित्सा क्षेत्र में काम करना नामुमकिन हो जाएगा। मास्टर लोग भी चिंतित थे। वे हस्तक्षेप कर इसे रोकने के लिए उत्सुक थे। किसने उन्हें बाहर निकालने की हिम्मत की? तभी एक अत्यंत अधीर आवाज सुनाई दी। सबकी नजर तुरंत आगे वाले आदमी पर पड़ी। अध्याय 174, अध्याय 170। कार्लोस मेहमानों के एक समूह के पास से गुजरा और उनके पास आया। इससे पहले कि एमिली कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, उसके हाथ पकड़े हुए 2 सुरक्षा गार्ड भाग गए। एक जोरदार धमाके के साथ दोनों सुरक्षा गार्ड पास की मेज पर गिर पड़े, जिससे पेय पदार्थ चारों ओर फैल गए। तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। प्रतिनिधिमंडल के कुछ लोग, जो मंत्री जेम्स के साथ बातचीत कर रहे थे, भी इस ओर देखने लगे। एमिली चारों ओर से घिरी हुई थी और उसके आसपास मौजूद मेहमान उस पर उंगलियां उठा रहे थे। एमिली कुछ अवाक रह गई। वह तो बस कुछ खाने के लिए यहाँ आई थी, वह गलती से फिर से ध्यान का केंद्र कैसे बन गई? जूनियर प्रेसिडेंट कार्टर, आप विदेशी मेहमानों के सामने लोगों को कैसे मार सकते हैं? ये हमारे देश की छवि के लिए चिंता का विषय है। फादर पाकर ने एमिली की ओर देखा, फिर कार्लोस की ओर। उसका चेहरा बर्तन के तले की तरह काला पड़ गया था। एमिली, तुम अभी तक अपने दोस्त के साथ क्यों नहीं गई? फादर पाकर कार्लोस पर चिल्लाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, इसलिए उन्होंने एमिली को निशाना बनाया। उनके विचार में एमिली उनकी योजनाओं को बर्बाद करने के लिए वहां थी। मधुमेह से छुटकारा मिल सकता है, बस आज ही करें ये एक काम। इंस्यूलेक्स डायबिटिक सपोर्ट पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मंत्री जेम्स शीघ्र ही सेवानिवृत्त होने वाले थे और इस प्रतिनिधिमंडल के आतिथ्य नेता के रूप में, यदि उन्हें अच्छी तरह से संभाला जाता, तो उनके मंत्रालय में शीर्ष नेता बनने की अच्छी संभावना थी। जब तक मैं यहाँ हूँ, कोई भी उसे यहाँ से नहीं निकाल सकता। यह मेरा इंटरनेशनल ग्रैंड होटल है, जो कार्टर परिवार के अधीन एक होटल है। मैं आपके साथ व्यापार करने से इनकार कर सकता हूँ। जैसे ही कार्लोस ने अपनी बात समाप्त की, जमीन पर गिरे 2 सुरक्षा गार्ड भय के भाव प्रदर्शित करते हुए तुरंत उठ खड़े हुए। जूनियर प्रेसिडेंट कार्टर, हमें नहीं पता था कि यह महिला आपके साथ थी। फादर पाकर का चेहरा और भी उदास हो गया। ये कहकर कार्लोस ने एमिली की ओर देखा, एक सर्विंग ट्रे उठाई, उसमें काले ट्रफल फ्राइड राइस का एक हिस्सा भरा और एमिली को दे दिया।
मैं क्रोधित हो सकता हूँ, लेकिन इस महिला को खाना कौन खिलाएगा जो मेरे बच्चे को जन्म दे रही है। वह जानता था कि गर्भवती होने के बाद उस औरत की भूख काफी बढ़ गई थी। उसने सिर्फ एक प्लेट चावल खाया था, क्या इतना काफी था? आसपास मौजूद सभी लोगों की नजरें एमिली के चेहरे पर टिकी थीं। एमिली भले ही मोटी चमड़ी की थी, लेकिन वह इस तरह घूरे जाने पर खाना नहीं खा सकती थी। यहाँ क्या हो रहा है? इवान पामा कई बोर्ड सदस्यों के साथ उपस्थित हुए। होटल मैनेजर ने उन्हें बताया था कि कार्लोस आज एक्स प्रतिनिधिमंडल से मिलने आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने उनके कमरों में प्रवेश भी नहीं किया था और उनका स्वागत बंद दरवाजों के साथ किया गया। इवान वहां कार्लोस को डांटने के लिए मौजूद था तथा उसे याद दिला रहा था कि उसके द्वारा पारिवारिक व्यवसाय को पुनः पटरी पर लाना एक संयोग था, न कि वास्तविक व्यावसायिक प्रतिभा का संकेत। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। इवान को आगमन पर ही पता चला कि एक्स प्रतिनिधिमंडल यहां एक स्वागत समारोह आयोजित कर रहा था। पहली नजर में उसने देखा कि कार्लोस लोगों के साथ संघर्ष कर रहा था। जिस क्षण सोफी पाकर ने इवान को देखा, उसे बल मिला। चाचा, अभी एमिली ने अचानक मुझ पर शराब फेंक दी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या किया जिससे वह नाराज हो गई। मैं ठीक हूँ, लेकिन आज का स्वागत समारोह बहुत महत्वपूर्ण है, अगर इसे एक्स इंस्टीट्यूट के साथ हमारे सहयोग में बाधा आती है। सोफी ने दयनीय स्वर में शिकायत की और एडम विलो की ओर देखना नहीं भूली। एडम के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इवान के आमतौर पर परिष्कृत और सुंदर चेहरे पर एक बादल छा गया। उपराष्ट्रपति पामर, छोटी सोफी सही कह रही है। यदि एक्स इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि यह सोचते हैं कि हमारे देश में हर कोई जूनियर राष्ट्रपति कार्टर जैसा है, तो हमारी राष्ट्रीय छवि को बहुत नुकसान होगा। सरकार कार्टर परिवार के किसी भी उद्योग के साथ सहयोग करने पर पुनर्विचार कर सकती है। बकवास। एमिली, मुझे पता था कि तुम परेशानी खड़ी कर रही हो, ठीक उसी तरह जैसे तुमने राजदूत चयन प्रक्रिया के दौरान चीजें बिगाड़ दी थीं। मैं तुम्हें 2 विकल्प दे रहा हूँ, माफी मांगो या चले जाओ। इवान का चेहरा अधीरता से भरा था। हर कोई डायबिटीज के लिए यही नेचुरल ट्रिक अपना रहा है, बेहद असरदार। इस आसान प्राकृतिक उपाय ने मुझे दिलाई डायबिटीज से राहत। कार्लोस ने भौहें चढ़ाई। वह बोलने ही वाला था कि एमिली ने हल्के से उसकी आस्तीन खींची। उसके इस छोटे से इशारे ने कार्लोस को रुकने पर मजबूर कर दिया और एमिली सोफी के पास आ गई। सोफी के चेहरे पर विजय का भाव था। वह सोच रही थी कि कार्लोस के समर्थन से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब कार्टर कबीला अंकल पामा के अधीन था। 2 विकल्प हैं, है ना? एमिली ने बेचैनी से आह भरी। उसने लापरवाही से अपने पास रखा वाइन का गिलास उठाया और सोफी के चेहरे पर उड़ेल दिया। वयस्क लोग चुनाव करते हैं, मैं तीसरा विकल्प चुनता हूँ। एमिली ने मुड़कर एवलिन हैंसन को खींच लिया। कार्लोस इवान की पुकार को अनसुना करते हुए उनके पीछे पीछे बाहर चला गया। वह विद्रोही व्यक्ति मुझे सचमुच क्रोधित करता है, इवान ने ठंडे चेहरे से कहा। एमिली और एवलिन बाहर चले गए और एवलिन ने टिप्पणी की, एमिली, जिस तरह से आपने अभी अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी, वह बहुत प्रभावशाली था। लेकिन फिर भी, हालांकि आप प्रभावशाली थे, क्या आपको लगता है कि हमें घरेलू चिकित्सा समुदाय द्वारा काली सूची में डाल दिया जाएगा? अंदर इतने बड़े बड़े लोगों के होने से एवलिन सचमुच डर गई थी। किस लिए? अगर किसी को डरना चाहिए तो वह वे हैं, एमिली ने अपना फोन समय देखते हुए कहा। उसने मन ही मन सोचा, 10 मिनट से ज्यादा नहीं। क्या फादर पाकर नहीं चाहते कि आज का स्वागत समारोह सफल हो? मैं उसके लिए सब कुछ आसानी से नहीं होने दूंगी। जैसे ही उसने ये सोचा, कार्लोस बाहर चला गया और कुछ ही देर बाद मास्टर लोव भी पश्चिमी चिकित्सा उद्योग के दिग्गजों के एक समूह के साथ बाहर आ। अध्याय 175, अध्याय 171। मास्टर लोव, कृपया रुकें, रिसेप्शन अभी शुरू नहीं हुआ है, आप क्यों जा रहे हैं? फादर पाकर चिल्लाते हुए उसके पीछे भागे। क्या घटिया स्वागत था, शायद मैं इसमें शामिल ही न हूं। अब से आप जो भी स्वागत समारोह आयोजित करेंगे, मैं उसमें बिल्कुल नहीं आऊंगा। मास्टर लोव इतने क्रोधित थे कि उन्होंने अपनी वृद्धावस्था और सुनने की क्षमता में कमी को दोष देते हुए कहा कि जब उनके गुरु को अभी अभी धमकाया गया था, तब वे मदद के लिए आगे नहीं आए। एक्स इंस्टीट्यूट की प्रतिष्ठा केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, मास्टर लोव इसे गंभीरता से नहीं लेते। इस बार वह इसलिए आना चाहते थे क्योंकि उनके गुरु ने कुछ दिन पहले एक सुई लगाने के सत्र के दौरान इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि एक्स इंस्टीट्यूट के डॉक्टर एक्स उनके पुराने परिचित हैं और उनकी टीम आ रही है, इसलिए उन्होंने मास्टर लोव से कहा कि वे पश्चिमी चिकित्सा उद्योग से कुछ लोगों को उनके स्वागत के लिए लेकर आएं। हाँ, यह अच्छा हुआ, उन्होंने उसके सबसे प्रिय गुरु को भगाने का साहस किया। मास्टर लोव के अलावा अन्य प्रसिद्ध पारंपरिक चिकित्सा विशेषज्ञों ने भी उनकी बात दोहराते हुए कहा कि वे भविष्य में किसी भी स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में भाग लेने से इनकार कर देंगे। लगभग 1000 वर्ष की संयुक्त आयु वाले पुराने पारंपरिक चिकित्सकों का एक समूह शानदार ढंग से आगे बढ़ा। फादर पाकर अपने चेहरे पर मुस्कान नहीं रख सके। पिताजी, गुस्सा मत होइए, वे तो बस पुराने अवशेषों का एक समूह हैं। नई लहरें हमेशा पुरानी लहरों से आगे निकल जाती हैं, भाई एडम उनसे कहीं बेहतर हैं। प्रतिनिधिमंडल अभी भी अंदर है और यदि एक्स इंस्टीट्यूट के उन्नत चिकित्सा परिणामों को घरेलू स्तर पर पेश किया जा सके तो आपका योगदान बहुत बड़ा होगा। सोफी पाकर ने घृणा से अपनी आंखें घुमाईं। अपने भावी दामाद और विलियम के उनके प्रति पहले के दोस्ताना व्यवहार के बारे में सुनकर फादर पाकर का चेहरा थोड़ा खिल उठा। इन चर्चाओं के बारे में बहुत हो गया। मैंने विलियम को कई बार एडम से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हुए सुना। जल्दी से बाथरूम में जाकर अपना मेकअप ठीक करो और मिस्टर विलियम को हेलो कहो, फादर पाकर ने आग्रह किया, जिससे उन्हें श्री विलियम के करीब आने और उन पर अच्छा प्रभाव छोड़ने की उम्मीद थी। ये सुनकर कि मिस्टर विलियम वास्तव में उसे जानते हैं, सोफी पाकर को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह मिस्टर विलियम से पहले कभी नहीं मिली थी। उसने सोचा, क्या एडम ने अपने ईमेल में उसका उल्लेख किया होगा। सोफी पाकर को बहुत खुशी हुई और वह अपना मेकअप ठीक करने के लिए जल्दी से बाथरूम में चली गई। तुम अभी तक क्यों नहीं जा रहे हो?
कार्लोस एमिली पाकर के पीछे पीछे बाहर गया और पाया कि महिला को जाने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने मास्टर लोव का अभिवादन किया और फिर एवलिन हैंसन को एक कोने में बैठा दिया। अगर आप चले गए तो आप अच्छा शो नहीं देख पाएंगे, है ना? तुम क्यों नहीं जा रहे हो? एमिली पाकर ने उत्सुकता से पूछा। आपको शो देखने की अनुमति है, लेकिन मुझे नहीं। कार्लोस ने एमिली पाकर के बगल वाली सीट पर बैठते हुए कहा। दोनों एक दूसरे के करीब बैठे थे। कार्लोस आराम से सोफे पर झुक गया, अपनी लंबी टांगें फैला ली। उसकी आकर्षक आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह वीआईपी लाउंज की दिशा में देख रहा था। क्या तुम्हें फ्रेश होने के लिए नहीं कहा गया था? तुम अभी भी ऐसे क्यों हो? फादर पाकर ने कुछ देर तक इंतजार किया, लेकिन सोफी पाकर को अभी भी धुंधला मेकअप के साथ वापस आते देखा। इसका जिक्र भी मत कीजिए पापा, क्या रिसेप्शन के लिए आपने इसी होटल को चुना था? बाथरूम में तो पानी भी नहीं है। सोफी पाकर बुदबुदाई। पानी नहीं है? यह एक 5 सितारा होटल माना जाता है। खैर, जल्दी से एडम को ढूंढो। अभी तो ऐसा लग रहा था कि वह थोड़ा गुमसुम सा था, शायद तुम्हें ढूंढ रहा था। फादर पाकर ने सोफी पाकर को उस ओर ले जाते हुए कहा जहां प्रतिनिधिमंडल एकत्र हुआ था। यद्यपि कुछ अतिथि चले गए थे और कुछ अप्रिय घटना घटी थी, लेकिन इससे एक्स इंस्टीट्यूट की लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ा। अस्पताल के निदेशक और चिकित्सा विशेषज्ञ सभी श्री विलियम से बातचीत करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन मिस्टर विलियम ने ठंडा व्यवहार बनाए रखा, केवल सिर हिलाया, नमस्ते कहने की भी जहमत नहीं उठाई। एकमात्र व्यक्ति जिससे उन्होंने कुछ अधिक शब्द बोले वह एडम विलो था। डॉक्टर रीड ने एक्स इंस्टीट्यूट और लव एंड काइंडनेस हॉस्पिटल के बीच सहयोग के बारे में पूछताछ करने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कोई अवसर नहीं मिला था। इस समय श्री विलियम ने एक बार फिर सहजता से पूछा कि एडम विलो अपनी गर्लफ्रेंड को रिसेप्शन में क्यों नहीं लाया। डॉक्टर रीड ने तुरंत मुस्कुराते हुए अवसर का लाभ उठाया। एडम की गर्लफ्रेंड भी यहाँ है। एडम, तुम उसे यहाँ क्यों नहीं लाते? एडम विलो कुछ हद तक असहाय था और उसे सोफी पाकर को ढूंढने के लिए पीछे मुड़ना पड़ा। जब से एमिली पाकर चली गई थी, वह कुछ हद तक असावधान हो गया था। भाई एडम। सोफी पाकर जैसे ही पास आए, वह मुस्कुराई। एडम विलो ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे मिस्टर विलियम से मिलवाया। मिस्टर विलियम भी एडम विलो के पीछे सोफी पाकर को उत्सुकता से देख रहे थे। उन्हें उसे देखे हुए काफी समय हो गया था। अध्याय 176, अध्याय 172। सोफी पाकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी, तभी विलियम मुड़े। अचानक सभी की दृष्टि धुंधली हो गई। वीआईपी लाउंज तुरंत अंधेरे में डूब गया। सोफी आश्चर्यचकित रह गई तथा एडम विलो और फादर पाकर भी आश्चर्यचकित दिखे। उपमंत्री पाकर, आखिर क्या हो रहा है? मंत्री जेम्स की आवाज में अप्रसन्नता झलक रही थी। हेनरी पाकर आमतौर पर शांत और संयमित दिखाई देते थे, लेकिन इस बार वे क्या कर रहे थे? न सिर्फ वे पश्चिमी चिकित्सा के पुराने विशेषज्ञ मास्टर लोव का मनोरंजन करने में नाकाम रहे, बल्कि जिस होटल को उन्होंने चुना था वहां किसी तरह बिजली गुल हो गई थी। फादर पाकर अपने दिल में ये सोचे बिना नहीं रह सके कि एक 5 सितारा होटल में अचानक बिजली गुल हो गई। वीआईपी लाउंज में कभी कभी आओ की आवाजें आती थीं, साथ ही फर्श पर गिलास गिरने और किसी के चीखने की आवाजें भी आती थीं। फादर पाकर के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। जल्दी करो, सर्किट की जांच करने के लिए किसी को ढूंढो। फादर पाकर जल्दी से होटल के कर्मचारी को खोजने गए, लेकिन जब वे पीछे मुड़े तो उन्हें पता नहीं चला कि उनका पैर किस पर पड़ गया, जिसने फिर आओ की आवाज निकाली और उनसे टकरा गया। पब फ्यूचर एड्स। फादर पाकर अपना संतुलन खो बैठे और जमीन पर गिर पड़े। बाहर एमिली पाकर और कार्लोस अभी बैठे ही थे कि उन्होंने 2 वेटरों को 2 ट्रॉलियों को धक्का देते हुए देखा। क्या पहले पर्याप्त खाना नहीं खाया? कार्लोस ने पास में खड़ी ट्रॉली की ओर इशारा किया। वाह, मैं तो बस यही कहने वाला था कि अंदर का बुफे बहुत खराब है। इस होटल का बुफे पूरे शहर में प्रसिद्ध है। मैं तो लगभग भूल ही गया था। जूनियर प्रेसिडेंट कार्टर, आप इस होटल के मालिक हैं। एवलिन हैंसन मुस्कुराए और कुछ खाना लेने के लिए ऊपर चली गई। एमिली पाकर ने ट्रॉली पर रखे खाने पर नजर डाली। संयोग से ये वही व्यंजन थे जो उसने अभी अभी खाए थे। एमिली ने बगल में बैठे कार्लोस की तरफ चालाकी से देखा। हो सकता है कि वह उसकी पसंद नहीं जानता था, यह महज एक इत्तेफाक ही रहा होगा। जब वे खाना खा रहे थे तो उन्होंने देखा कि लोग धीरे धीरे वीआईपी लाउंज से बाहर आ रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि लव एंड काइंडनेस हॉस्पिटल और सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित स्वागत समारोह इतना भव्य होगा, कौन जानता था कि बिजली गुल हो जाएगी। क्या बदकिस्मती है, मैंने विलियम को भी फिसलते देखा। इस बार आयोजक सचमुच हमारे देश को शर्मसार कर रहे हैं। मैंने सुना है कि उन्होंने मास्टर लोव सहित पश्चिमी चिकित्सा उद्योग के विशेषज्ञों को भी नाराज कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। पब फ्यूचर एड्स। बाहर आए मेहमान बड़बड़ाते रहे। एवलिन हैंसन ने अपनी आंखें चौड़ी की और अपने बगल में एमिली पाकर को देखा। उसने सोचा कि एमिली मजाक कर रही थी जब उसने कहा कि रुको और शो देखो, लेकिन क्या वास्तव में देखने के लिए कोई शो है? एमिली अभी भी एक कांटा पकड़े हुए थी जिस पर केक का एक टुकड़ा था। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। ये नाटक वैसा नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था। उसने बगल में बैठे कार्लोस की तरफ देखा, जिसके हाथ में शैंपेन का गिलास था। जब कार्लोस ने देखा कि एमिली उसकी तरफ देख रही है, तो उसने अपना गिलास थोड़ा ऊपर उठाया। मिस्टर विलियम, क्या आप ठीक हैं? एम्बुलेंस जल्द ही आ जाएगी। तभी एडम विलो ने किसी को बाहर निकलने में मदद की। श्री विलियम। कार्लोस ने अपना गिलास नीचे रख दिया। अचानक लाइटें बुझ गईं और श्री विलियम बिना ध्यान दिए ही फिसल गए। मैं ठीक हूँ। आपकी गर्लफ्रेंड को चोट तो नहीं लगी है ना? श्री विलियम निश्चित रूप से एक सज्जन व्यक्ति थे। पहले उनके बगल में इवान पामा खड़े थे, जो उस समय उनसे बातें कर रहे थे। जब बिजली चली गई तो किसी तरह इवान टकरा गए और उन्होंने मिस्टर विलियम को पकड़ लिया, जिससे वे दोनों गिर गए। एडम विलो हैरान था। ऐसा क्यों लग रहा था कि मिस्टर विलियम सोफी को लेकर इतने चिंतित थे? क्या वे एक दूसरे को पहले से जानते होंगे? वह ठीक है, वह बस आपकी चोट को लेकर बहुत चिंतित थी। एडम विलो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उन्होंने देखा कि सोफी कुछ कदमों के साथ उनके पीछे आ रही है। अध्याय 177, अध्याय 173।
वो आपकी प्रेमिका है। विलियम की मुस्कान गायब हो गई। सोफी पाकर ने उत्साहपूर्वक अपना हाथ बढ़ाया। श्रीमान विलियम, आपसे मिलकर खुशी हुई। इससे पहले कि सोफी का बढ़ा हुआ हाथ विलियम के हाथ को छू पाता, उसने जल्दी से उसे झटक दिया, मानो वह कोई गंदी चीज हो। विलियम ने आंखें घुमाई। कैसा इंसान सोचता है कि वो उससे हाथ मिलाने के लायक है। वह भी अभी एडम विलो से बातचीत कर रहा था और उस युवक के बारे में उसकी अच्छी राय थी। यद्यपि उसकी व्यावसायिक कुशलताएं औसत दर्जे की थी, फिर भी वह कम से कम ऐसा व्यक्ति था जिसकी डॉक्टर कद्र करते थे। डॉक्टर एक्स के प्रति सम्मान के कारण वह लव एंड काइंडनेस हॉस्पिटल के साथ सहयोग करने की भी योजना बना रहे थे, जहां एडम विलो काम करते थे। श्रीमान विलियम, आतिथ्य में कमी के लिए क्षमा चाहता हूं। मुझे आशा है कि आप और प्रतिनिधिमंडल हमें क्षमा कर देंगे। मंत्री जेम्स भी आगे आए। एम्बुलेंस से बाहर आ चुकी थी तथा बिजली गुल होने के कारण मामूली रूप से घायल हुए कुछ मेहमानों का पहले से ही इलाज किया जा रहा था। डॉक्टर रीड भी जल्दी से पास आ गए। इस आसान प्राकृतिक उपाय ने मुझे परेशानियों से राहत दिलाई। इंसुलक्स मधुमेह सहायता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। श्रीमान विलियम, एडम ने पहले ही हमारे लव एंड काइंडनेस हॉस्पिटल की मूल स्थिति के बारे में बता दिया है। आपने अभी बताया कि आपको हमारे अस्पताल पर भरोसा है। हम सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कब कर पाएंगे? डॉक्टर रीड को पता था कि कई अस्पताल और संस्थाएं एक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक थीं, लेकिन एडम विलो और डॉक्टर एक्स के बीच संबंधों के कारण यह सहयोग निश्चित लग रहा था। सहयोग के संबंध में मैंने अपना विचार बदल दिया है। मुझे लगता है कि इस बार हम एक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए सहयोगी साझेदार तय करने के लिए एक सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया आयोजित करेंगे। अगले महीने में मैं और मेरा प्रतिनिधिमंडल विभिन्न संस्थानों और अस्पतालों से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करेंगे और हमारे संस्थान के लिए सबसे उपयुक्त साझेदार का चयन करने के लिए मौके पर निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही विलियम प्रतिनिधिमंडल के साथ चले गए और बाकी सभी लोग सदमे में रह गए। एडम, यहाँ क्या हो रहा है? क्या इससे पहले वीआईपी कक्ष में आपकी श्री विलियम के साथ अच्छी बातचीत नहीं हुई थी? पलक झपकते ही उसने अपना मन कैसे बदल लिया? डॉक्टर रीड ने एडम विलो से पूछताछ की। एडम विलो को भी नहीं पता था कि क्या हुआ था। सोफी पाकर को देखने के बाद विलियम का रवैया बदल गया था। सोफी पाकर तो और भी अधिक उलझन में थी। एमिली, क्या मैंने गलत सुना? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। क्या श्री विलियम ने अभी कहा कि सार्वजनिक भर्ती होगी? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम मल्टीफेसिटेड म्यूजिक में भी आवेदन कर सकते हैं? एवलिन हैंसन, जो पेट भर खा चुकी थी, ने भी विलियम की बात सुनी और जानबूझकर जोर से कहा, उसका मतलब यही होना चाहिए। एमिली पाकर ने सिर हिलाया। उसने इवान पामर को देखा, जिसके माथे पर चोट लगी थी और उसका सचिव उसकी मदद कर रहा था, और फादर पाकर को रिसेप्शन के असफल आयोजन के लिए मंत्री जेम्स द्वारा डांटा जा रहा था। उसने अपने संतुष्ट पेट को थपथपाया और महसूस किया कि आज की यात्रा निश्चित रूप से सार्थक थी। कार्लोस ने अपने बगल में बैठी महिला की ओर देखा और उसकी हल्की सी मुस्कान देखकर उसका मूड काफी अच्छा हो गया। ऐसा लग रहा था कि एक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ सहयोग की अभी भी संभावना है। मैं तुम दोनों को वापस ले जाऊंगा। ये नाटक देखकर कार्लोस ने दोनों महिलाओं को घर भेजने की पेशकश की। जैसे ही कार्लोस ने ड्राइवर से संपर्क किया, एमिली पाकर के पेजर पर एक संदेश आया। उसने सहजता से उत्तर दिया और फिर उसे हटा दिया। उसके पीछे एडम विलो की नजर उस पर टिकी हुई थी। भाई एडम, चिंता मत करो। मुझे लगता है कि श्री विलियम सिर्फ प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। ये सहयोग निश्चित रूप से फलित होगा। सोफी पाकर ने एमिली पाकर की पीठ पर तीखी नजर डाली। रिसेप्शन में खुद को मूर्ख बनाने के बाद एमिली चिकित्सा समुदाय में खड़े होने में असमर्थ होगी। अध्याय 178। अध्याय 174। कार्लोस पार्किंग स्थल की ओर चला गया और ड्राइवर का इंतजार करते समय उसने इवान पामर को लिफ्ट से बाहर आते देखा। एडम विलो भी उसके पीछे पीछे बाहर चला गया। अपने माथे पर घाव का ध्यान रखना। बाद में अस्पताल में स्कैन करवाना बेहतर होगा ताकि पता चल सके कि कोई मस्तिष्काघात तो नहीं है। एडम के शब्दों में चिंता थी। बहुत निराश मत होइए। श्री विलियम को आपसे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है और एक्स इंस्टीट्यूट निश्चित रूप से अंत में लव एंड काइंडनेस हॉस्पिटल का चयन करेगा। इवान ने एडम की ओर सौम्य निगाहों से देखा और उसके कंधे पर थपथपाया। उसका चेहरा किसी दयालु बुजुर्ग जैसा था। कार्लोस पास के एक खंभे के सहारे झुक गया और बचपन से लेकर अब तक इवान द्वारा की गई आलोचनाओं को याद करने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि जो व्यक्ति बेहतर ढंग से नहीं जानता होगा, वह शायद यही सोचेगा कि एडम इवान का बेटा है। जब कार्लोस का ड्राइवर कार लेकर आया तो एमिली पाकर एवलिन हैंसन से बात कर रही थी। एमिली ने जो कुछ कहा उससे एवलिन हैरान हो गई और बोली, पब फ्यूचर एड्स। एमिली, क्या आप मुझे एक्स इंस्टीट्यूट के साथ सहयोग हेतु आवेदन करने के लिए दस्तावेज तैयार करने के लिए कह रहे हैं? मैं तो बस बिना सोचे समझे बोल रहा था। हमारा छोटा सा ईस्टर्न हॉस्पिटल एक्स इंस्टीट्यूट जैसे शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ सहयोग करने का साहस कैसे कर सकता है? क्या यह ऐसा नहीं है जैसे मेढक हंस का मांस खाना चाहता हो? एवलिन सोफी और अन्य लोगों के सामने बिना किसी वास्तविक इरादे के केवल सोफी को परेशान करने के लिए शेखी बघार रही थी। कौन जानता था कि एमिली इसे गंभीरता से लेगी और वास्तव में उससे आवेदन पत्र तैयार करने के लिए कहेगी। क्या एक्स इंस्टीट्यूट ने अभी अभी अपनी खुली भर्ती की घोषणा नहीं की है? इसमें कोई योग्यता सीमा नहीं है। उन्होंने इसे सिर्फ शीर्ष अस्पतालों तक सीमित नहीं रखा है। क्या आपके पिताजी ने आपको अस्पताल के प्रबंधन के अधिकार नहीं सौंपे थे? क्या आपने ईस्टर्न हॉस्पिटल को शीर्ष स्तरीय अस्पताल बनाने की शपथ नहीं ली थी? एमिली ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, वही जो मैंने कहा, लेकिन अस्पताल चलाते समय हम बहुत ऊंचा लक्ष्य नहीं रख सकते। क्या आपने पहले चिकित्सा क्षेत्र के उन बड़े लोगों को अंदर नहीं देखा? उन बड़े अस्पतालों में विशेषज्ञ और धन दोनों होते हैं। पब फ्यूचर एड्स। अगर मैं आवेदन भी जमा कर दूं तो भी संभवतः मैं पहले ही दौर में बाहर हो जाऊंगा। एवलिन ने निराशा में भौहें चढ़ाईं। ईस्टर्न हॉस्पिटल में प्रसिद्ध विशेषज्ञ, घोस्ट डॉक्टर और मास्टर लोग भी हैं। वे समय समय पर ईस्टर्न हॉस्पिटल में परामर्श देने आते रहेंगे।
एमिली ने उसकी ओर आंख मारी। इस महान समाचार के आश्चर्य से एवलिन लगभग बेहोश हो गई। कार्टर कबीले की दवा कंपनी ईस्टर्न हॉस्पिटल में 300 मिलियन का निवेश कर रही है। कार्लोस ने दोनों महिलाओं को कार में बैठाते हुए एवलिन को बड़ी रकम देने की पेशकश की। ईस्टर्न हॉस्पिटल में उपचार की अवधि के बाद श्रीमती कार्टर की हालत स्थिर हो गई थी तथा उनके शरीर से अधिकांश विषाक्त पदार्थ बाहर निकल गए थे। ये 300 मिलियन ईस्टर्न हॉस्पिटल की तुलना में घोस्ट डॉक्टर में अधिक निवेश था। एमिली मास्टर लोब की पसंदीदा शिष्या है। यदि वह पूछेगी तो मास्टर लोब निश्चित रूप से परामर्श के लिए ईस्टर्न हॉस्पिटल आने के लिए सहमत हो जाएंगे। घोस्ट डॉक्टर भी मास्टर लोब की शिष्या है, सैद्धांतिक रूप से एमिली की बड़ी बहन है और संभवतः एमिली द्वारा दिए गए उपकार का बदला चुकाएगी। ईस्टर्न हॉस्पिटल में घोस्ट डॉक्टर के कार्यकाल के दौरान एवलिन ने आज्ञाकारी रूप से सभी उप मुख्य चिकित्सकों और उससे ऊपर के अधिकारियों को अपने काम का निरीक्षण करने के लिए बुलाया था और बताया जाता है कि उनमें से कई ने घोस्ट डॉक्टर से मार्गदर्शन प्राप्त किया था, जिससे उनके कौशल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। एवलिन ने कई बार घोस्ट डॉक्टर को धन्यवाद देना चाहा, लेकिन डॉक्टर बहुत व्यस्त लग रहे थे, हमेशा जल्दी जल्दी आते जाते रहते थे, जिससे एवलिन के लिए उनसे एक शब्द भी बात करना मुश्किल हो जाता था। शुक्रिया बॉस, शुक्रिया मिसेज बॉस, आप दोनों तो मेरे दूसरे माता पिता हैं। एवलिन ने एमिली का हाथ पकड़ लिया। एवलिन को लगा कि उसने जो सबसे अच्छा काम किया वह एमिली और कार्लोस को एक साथ मिलाना था। एवलिन को इतना खुश देखकर एमिली के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने ध्यान नहीं दिया कि कार्लोस आगे वाली सीट पर बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ रिव्यू मिरर से उसे देख रहा था। पब फ्यूचर एड्स, अध्याय 179, अध्याय 175 तिकड़ी। कार्लोस ने संदेह से भरकर अपनी भौहें सिकोड़ ली। आखिर यह औरत क्या कर रही है? अतीत पर विचार करते हुए उन्होंने एक बार दृढ़ता से विश्वास किया था कि मास्टर लोब कुख्यात भूत डॉक्टर थे। आखिरकार मास्टर लोब पश्चिमी चिकित्सा उद्योग में कुछ हद तक प्रसिद्ध थे, जबकि भूत डॉक्टर मायावी था, जिसके पास अद्वितीय चिकित्सा कौशल था जिससे वह अपनी मां की जिद्दी बीमारी का इलाज कर सकता था। इस संबंध का अनुमान लगाना उचित प्रतीत होता है, लेकिन बाद में वह अधिक सतर्क हो गए। हर बार जब भूत डॉक्टर अपनी मां का इलाज करने के लिए पूर्वी अस्पताल में आता था तो वह गुप्त रूप से लोगों को मास्टर लोब पर कड़ी निगरानी रखने के लिए नियुक्त करता था। परिणाम उनके लिए आश्चर्यजनक थे। मास्टर लोब या तो उस साधारण से छोटे क्लिनिक में मरीजों का निदान कर रहे थे या घर पर, जिससे स्पष्ट रूप से पता चल रहा था कि मास्टर लोब और भूत डॉक्टर एक ही व्यक्ति नहीं थे। कार्लोस ने आगे विश्लेषण किया, यह मानते हुए कि भूत डॉक्टर संभवतः मास्टर लोब का प्रशिक्षु हो सकता है और एमिली पाकर मास्टर लोब की प्रिय छात्रा थी। इससे कार्लोस को फिर से संदेह हुआ कि एमिली पाकर ही भूत डॉक्टर थी। रहस्य को उजागर करने के लिए उन्होंने ईस्टर्न हॉस्पिटल में निवेश किया। उनके विचार में ये भूत डॉक्टर के कार्य सकल के करीब जाने, उसके शब्दों और कार्यों को करीब से देखने तथा ये पता लगाने का एक सही अवसर था कि क्या एमिली पाकर वास्तव में रहस्यमय भूत डॉक्टर थी। रास्ते में एवलिन हैंसन जल्दी से कार से बाहर निकली। उन्हें संस्थान एक्स के साथ सहयोग के लिए सामग्री तैयार करनी थी। एमिली पाकर छोटे क्लिनिक की ओर जा रही थी। क्लिनिक पहुंचने पर एमिली पाकर को मास्टर लोब मिले, जो ईस्टर्न हॉस्पिटल में काम करने के लिए तुरंत तैयार हो गए। दोपहर में छोटा सा क्लिनिक मरीजों के आने से गुलजार रहा और एमिली पाकर और मास्टर लोब इतने व्यस्त थे कि वे एक पल के लिए भी नहीं रुक सके। अंततः जब शाम होने लगी तो थकी हुई एमिली पाकर को थोड़ा आराम मिलने की उम्मीद हुई। तभी मारिया कार्टर अपनी बहनों के साथ वहां आ धमकी। लिलियाना खुद को रोक नहीं पाए और अंदर आते ही चिल्लाए, मारिया, इस बार तुम अपना पूरा जोर लगा दो। चाहे कुछ भी हो जाए तो मुसहरी चाय वाली कुतिया अमेलिया विलो को इस सांस्कृतिक प्रदर्शन में प्रथम पुरस्कार नहीं लेने दे सकती। हम सब आप पर भरोसा कर रहे हैं, बस आपको मंच पर चमकते और उससे भी आगे निकलते देखने का इंतजार कर रहे हैं। अपने बगल में बैठी उत्साहित लिलियाना की तुलना में मारिया कार्टर के चेहरे पर लाचारी के भाव दिखाई दे रहे थे और उसके उत्साह में कमी थी। उसने हल्की सी आह भरी। उसके स्वर में शिकायत का भाव था। मैंने अभी तक आप सबसे इस बारे में बात नहीं की है। मैंने तो पहले ही कक्षा अध्यापक को साफ मना कर दिया था, है न? फिर भी आप लोगों ने मेरी पीठ पीछे चुपके से मुझे इस सांस्कृतिक प्रदर्शन के लिए पंजीकृत कर लिया। बोलते समय वह सभी को शरारत भरी नजरों से घूर रही थी। स्वर्गीय राजा के शिक्षण वर्ग में शामिल होने के बाद से ही मारिया कार्टर में सीखने के प्रति जुनून पैदा हो गया था और वह एक बिल्कुल नई इंसान बन गई थी। हर दिन वह शब्दावली और सूत्रों को याद करने के लिए जल्दी उठती थी और शाम को वह स्वेच्छा से देर तक अभ्यास करती थी। उसने अपनी नन से उसे जागृत और सतर्क रहने के लिए कुछ चीनी दवा लिखने को भी कहा, जिसे वह प्रतिदिन पीती थी और अब वह पहले से बेहतर महसूस करती थी। कक्षा में वह पूरी तरह ध्यानपूर्वक पढ़ती थी। इस प्रयास और समर्पण के परिणामस्वरूप हाल ही में उसकी मासिक परीक्षा के अंक काफी प्रभावशाली रहे। अपने टेस्ट पेपर में शानदार अंक देखकर उनमें उपलब्धि की भावना भर गई और उन्होंने कड़ी मेहनत से पढ़ाई जारी रखने का संकल्प और मजबूत कर लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। इसलिए उसने मूल रूप से इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के बजाय पढ़ाई पर अधिक समय देने का इरादा किया था, लेकिन उसे पता चला कि उसकी बहनों की तो कुछ और ही योजना थी। क्या ये जरूरी है? लिलियाना ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए मारिया कार्टर के कंधे पर हाथ रखा। मजाक में उसने चिढ़ाते हुए कहा, हमारे लिए तो जब तक हम परीक्षा पास कर लेते हैं तब तक सब ठीक है। पढ़ाई के प्रति तुम्हारे उत्साह के साथ क्या तुम कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अव्वल आने की योजना बना रहे हो? उसका स्वर विनोद से भरा हुआ था। मारिया कार्टर ने इस टिप्पणी पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, केवल अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया और उनके विचार अतीत के उन अप्रिय अनुभवों की ओर लौट गए। राजधानी के उच्च समाज में लंबे समय से ऐसी अफवाहें चल रही थीं कि उसे और उसके भाई को मूर्ख कहा जा रहा था और ये अफवाहें उसके दिल में तेज चाकू की तरह चुभ रही थीं। उसके पिता अमेलिया विलो का पक्ष लेते थे, सिर्फ इसलिए कि अमेलिया विलो ने पढ़ाई में असाधारण प्रदर्शन किया था और सभी उसे एक शीर्ष छात्रा के रूप में देखते थे, है न? जब भी वह अपने पिता को अमेलिया विलो की प्रशंसा करते सुनती, मारिया कार्टर को शिकायत और अनिच्छा का एहसास होता। ये सोचते हुए मारिया कार्टर की आंखें धीरे धीरे दृढ़ हो गईं और वह चुपचाप अपने आप से प्रतिज्ञा करने लगी।
अगर वह अगले साल की कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रभावशाली अंक प्राप्त कर सके, कम से कम अमेलिया विलो से बेहतर, तब वह अपने पिता और पूरे उच्च समाज के सामने ये साबित कर सकती थी कि कार्टर परिवार के बच्चे किसी भी तरह से मूर्ख नहीं थे। आपने सुना नहीं कि चार्ल्स पॉन्ड ने क्या कहा? उस आदमी ने तो अपनी नाक हवा में उठा रखी थी। चार्ल्स पॉन्ड का जिक्र आते ही लिलियाना का चेहरा तिरस्कार से भर गया, उसके हाथ उत्साह से इशारे करने लगे। उन्होंने कहा कि अमेलिया विलो निस्संदेह पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी प्रथम पुरस्कार जीतेगी। उन्होंने तो यहाँ तक दावा किया कि आपने कक्षा अध्यापक को रिश्वत दी है, इसीलिए आप सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। पब फ्यूचर एड्स। ये सुनकर लिलियाना की छाती जोर से धड़क उठी, उसका चेहरा अवज्ञा से भर गया। अतीत में अमेलिया विलो हमेशा अपनी छोटी प्रतिभा का उपयोग स्थान छीनने के लिए करती थी, तो इस बार हम उसे इतना घमंडी कैसे होने दे सकते हैं? क्या चार्ल्स पॉन्ड ने सचमुच ऐसा कहा था? मारिया कार्टर की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं, उनकी आंखों में क्रोध की झलक दिखाई दी। वो जरूर अंधा होगा, मैंने तय कर लिया है। मैं इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लूंगा और अपने गीत और संगीत खुद लिखूंगा। मैंने सुना है कि अमेलिया विलो ने पिछले कार्यक्रमों में अपना नृत्य खुद कोरियोग्राफ किया था। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अभी 1 वर्ष बाकी है, लेकिन मारिया कार्टर पहले से ही कुछ उत्सुक थी। टीचर ने कहा कि हम इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपने परिवार को बुला सकते हैं और अमेलिया विलो जरूर अपने परिवार को बुलाएगी। मारिया ने अपने माता पिता को भी लाने का फैसला किया ताकि अपने पिता को साबित कर सके कि वह अमेलिया विलो से बेहतर है। ये कहते हुए मारिया कार्टर ने अपने बगल में बैठी एमिली पाकर की ओर देखा। मैं अगले कुछ दिनों तक अपने भाई के घर पर रहूंगी और एक नया गाना बनाऊंगी ताकि मेरे पिताजी यह न कहें कि मैं अपनी पढ़ाई में लापरवाही बरत रही हूँ। यह एमिली पाकर को सुनाने के लिए था। कार्लोस को अपने विला में बाहरी लोगों का रहना पसंद नहीं था और मारिया भी इसका अपवाद नहीं थी। लेकिन एमिली पाकर उनकी नंद थी, विवाहित और प्रमाणित थी, जिससे वह विला की परिचारिका बन गईं, इसलिए उनके निमंत्रण के साथ भी यही हुआ। एमिली पाकर ने न तो मना किया और न ही सहमति दी और मारिया कार्टर ने इसे मौन स्वीकृति के रूप में लिया। कार्लोस अपना दिन भर का काम समाप्त करके विला में लौट आया। उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि जल्द ही घर पर तीसरा पहिया आने वाला है। घर में कदम रखते ही उनकी नजर एक बिन बुलाए मेहमान पर पड़ी, उनकी बहन मारिया कार्टर। जाहिर है मारिया ने नौकरों को निर्देश दिया था कि वे उसके कुछ निजी सामान विला में ले जाएं। विला के अतिथि कक्ष का अभी भी नवीनीकरण चल रहा था, जिससे वह रहने लायक नहीं रहा। इसलिए कोई और विकल्प न होने पर वह सीधे कार्लोस और एमिली पाकर के बेडरूम में चली गई। रसोई घर में मारिया प्यारे कार्टून पजामा पहने एमिली पाकर के पीछे एक खुश छोटी पूंछ की तरह चलती हुई उत्साहपूर्वक सहायता कर रही थी। वह एक पल में सब्जियां धोने में मदद करती और अगले ही पल मसाले सौंप देती, लगातार बातें करती रहती। उसका चेहरा खुशी से भरी मुस्कान से भरा रहता, ऐसा लगता था कि उसे अपने भाई की नापसंदगी का कोई एहसास नहीं है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कार्लोस ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी, अपना साफ सुथरा सूट जैकेट उतारा और उसे लापरवाही से कुर्सी पर डाल दिया। हाथों को पार करके रसोई के दरवाजे पर टिके हुए उसके सुंदर कठोर चेहरे पर अधीरता के भाव दिखाई दे रहे थे। उसकी आवाज में स्पष्ट प्रश्न थे। उनके रुख और शब्दों से अपनी बहन का स्वागत करने में अनिच्छा झलक रही थी। पब फ्यूचर एड्स। अध्याय 180। अध्याय 176। अनकहा रहस्य। हे, कार्लोस ने वही घमंडी भाव बनाए रखा, दोनों हाथ पार करके उसके स्वर में तिरस्कार भरा हुआ था। क्या विला में नौकर नहीं है या कार्टर परिवार दिवालिया हो गया है? एक युवा महिला जो केवल खाना और पैसा खर्च करना जानती है, उसे लोगों की देखभाल करने में मदद क्यों करनी पड़ती है? जैसे ही तुम खाना खत्म करो, सीधे वापस चले जाओ। ये सुनते ही मारिया कार्टर ने तुरंत ड्रामा क्वीन जैसा रुख अपना लिया। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं और वह मुंह बनाकर ऐसे दुखी दिख रही थी जैसे कोई डांटा गया पिल्ला हो। वह जल्दी से एमिली पाकर के हाथ से लिपट गई, उसका हाथ धीरे से हिल रहा था। वह बहुत ही प्यारी सी हरकत कर रही थी। भाभी, मेरे भाई को देखो। उसकी दयनीय स्थिति से ऐसा प्रतीत होता था कि वह दुनिया में सबसे अधिक अन्याय का शिकार हुई व्यक्ति है। एमिली पाकर ने दोनों भाई बहनों को देखा और पाया कि यह स्थिति क्रोध उत्पन्न करने वाली भी थी और मनोरंजक भी। हालांकि उसकी एक बहन थी जिसका नाम सोफी पाकर था, लेकिन वह बिल्कुल वैसी नहीं थी। मारिया कार्टर वस्तुतः उनकी पहली सगी भाभी थी। मारिया के साथ समय बिताने के बाद उसे इस सीधी सादी लड़की से बहुत लगाव हो गया। यद्यपि मारिया आमतौर पर बिगड़ल और जिद्दी थी, लेकिन उसने कभी भी महत्वपूर्ण क्षणों में हार नहीं मानी और कई बार उसकी मदद की, जिसके लिए एमिली हमेशा आभारी थी। पब फ्यूचर एड्स। इसलिए उसने जल्दी से मामले को सुलझाने की कोशिश की। ठीक है, खाना तैयार है, चलो पहले खा लेते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, मारिया आदेश प्राप्त करने वाले पिल्ले की तरह उत्साहित हो गई और उत्सुकता से चावल लेने चली गई और मेज को जल्दी और कुशलता से सेट किया। कार्लोस ने अपनी बहन को देखा और असहायता से अपना सिर हिलाया। उसका गुस्सा काफी हद तक गायब हो गया। खाने की मेज पर जैसे ही मारिया ने खाना अपने मुंह में डाला, वह उत्साह से अपने अनुनय मोड में आ गई। शुरू में तो कार्लोस ने अपना चेहरा कठोर रखा, लेकिन मारिया के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सका, खासकर जब एमिली ने भी कुछ अच्छी बातें कहीं। आखिरकार उसने हार मानकर आह भरी और सहमति में सिर हिलाया। ये देखकर मारिया खुशी से झूम उठी। उसकी मुस्कान वसंत में खिलने वाले फूलों से भी अधिक चमकदार थी और वह एमिली से और भी अधिक प्यार करने लगी। सच तो यह है कि कार्लोस ने कुछ कारणों से सहमति दी जिन्हें वह आसानी से नहीं समझा सका। हाल ही में हर रात उसे यातनाएं दी जाती थीं। हर बार जब वह लेटता, भले ही वह जानबूझकर एमिली से दूरी बनाए रखता, फिर भी उसकी हल्की सुगंध उसके नथुनों में घुस जाती और उसके दिल को छेड़ देती। जब वे सोते थे तो अनजाने में हुआ शारीरिक संपर्क भी बिजली के कट की तरह होता था, जो तुरंत उनके शरीर में तनाव पैदा कर देता था। एक से अधिक बार वह आधी रात को पसीने से तरबतर होकर जाग गए थे और उनके दिमाग में उस दिन सिनेमा में दिखाए गए दृश्य घूम रहे थे। एक ही बिस्तर पर सोते हुए वह कोई हिजड़ा नहीं था और ये तस्वीरें उसके दिमाग में हिंडोले की तरह घूमती रहती थीं।
मामले को बदतर बनाने वाली बात यह थी कि एमिली, जो मुश्किल से 4 महीने की गर्भवती थी, का वजन उस स्थान पर नहीं बढ़ रहा था जहां उसे बढ़ना चाहिए था, बल्कि वह उस स्थान पर अधिक आकर्षक हो गई थी जहां उसे नहीं होना चाहिए था। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण समय था, वास्तव में एक खतरनाक समय था। कार्लोस को स्पष्ट था कि अब उसे चीजों को अपने नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। थोड़ी सी भी गलती एमिली और बच्चे की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। हताशा में उसने कई रातों को चुपके से ठंडे पानी से स्नान किया था और मौसम के ठंडा होने के कारण उसके लिए इसे बर्दाश्त करना कठिन हो रहा था। अप्रत्याशित रूप से मारिया के अचानक आगमन से उसकी अजीब स्थिति समाप्त हो गई तथा उसे इस जटिल समस्या को हल करने का सिरदर्द नहीं उठाना पड़ा। विला में 3 लोगों का अस्थायी परिवार गर्म भोजन का आनंद ले रहा था। इस बीच सोफी पाकर और विलो परिवार भी एक साथ भोजन कर रहे थे। हाल ही में ग्रेस विलो द्वारा छोटे क्लिनिक स्केल पर नंबर बेचने की घटना के कारण विलो परिवार अभूतपूर्व संकट में था। हिरासत में रहने के दौरान ग्रेस को काफी कष्ट सहना पड़ा और जब वह दोबारा अपने परिवार के सामने आई तो वह और भी अधिक क्षीण लग रही थी। उसके चेहरे पर थकान और कठिनाई साफ दिखाई दे रही थी और उसकी झुर्रियां रातों रात और भी गहरी हो गई थीं। सौभाग्यवश एडम विलो ने पैसे जुटाने के लिए सभी प्रयास किए और ग्रेस को जमानत पर बाहर निकाला। अमेलिया विलो काफी समय से अपनी मां से नाराज थी क्योंकि वह भी स्केलर के चक्कर में फंस गई थी। जो स्केलर नंबर उसने खुशी खुशी कुछ शिक्षकों और दोस्तों को उपहार में दिए थे वे बेकार कागजों में बदल गए। ये सुनकर लिलियाना और उसके साथियों ने इस अवसर का लाभ उठाकर उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाया और उसे ताना मारा। ये कठोर शब्द अमेलिया के हृदय में सुइयों की तरह चुभ गए। सौभाग्यवश उसका प्रेमी चार्ल्स पॉन्ड उसके साथ रहा, उसकी परेशानियों में उसकी मदद करता रहा, उसकी ओर से बोलता रहा, उसे सांत्वना और प्रोत्साहन देता रहा। इस समर्थन से अमेलिया को कुछ हद तक हिम्मत मिली और उसने अपनी सारी उम्मीदें आगामी कला प्रदर्शन पर टिका दी, इस उम्मीद के साथ कि वह मंच पर चमकेगी और खुद को सही साबित करेगी। हालांकि अब उसके सामने एक मुश्किल समस्या आ खड़ी हुई। अमेलिया ने अपने कटोरे में रखे चावल को चॉपस्टिक से हल्के से छुआ और चुपचाप सामने बैठे अपने भाई एडम विलो की ओर देखा। एडम को भूख भी कम लग रही थी, वह अपने सामने रखे भोजन को मुश्किल से छुपा रहा था। वह एमिली पाकर द्वारा दिए गए पते पर डॉक्टर एक्स को ईमेल भेज रहा था। प्रत्येक ईमेल उत्सुकता से भरा हुआ था। पब फ्यूचर एड्स। आमतौर पर डॉक्टर एक्स तुरंत जवाब देते थे, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया, जैसे कोई पत्थर समुद्र में डूब रहा हो। 3 दिन तक कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर एडम चिंतित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर एक्स के साथ क्या हुआ था। क्या वह अपने भविष्य के छात्र के बारे में भूल गया था? चाची का उबला हुआ सुअर का मांस बहुत स्वादिष्ट था। सोफी पाकर की आवाज ने खाने की मेज पर छाए सन्नाटे को तोड़ा। उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी जब वह उबले हुए सुअर के मांस का एक और टुकड़ा अपने मुंह में डालते हुए बोल रही थी। जमानत राशि जुटाने में मदद करने के लिए उनका धन्यवाद करने के लिए ग्रेस विलो ने उन्हें विशेष रूप से रात्रि भोज पर आमंत्रित किया था। भाई, क्या तुम्हें वो डांस वीडियो मिल गए जो मैंने तुम्हें पहले देखने को कहा था? अमेलिया अपनी उत्सुकता को रोक नहीं सकी। उसने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और उत्सुकता से एडम की ओर देखने लगी। चॉपस्टिक पकड़े हुए एडम के हाथ की गति थोड़ी रुक गई और उसने मन ही मन गाली दी। डॉक्टर एक्स की अनुत्तरदायिता से पहले से ही परेशान होकर अब वह और भी अनिश्चित हो गया कि क्या जवाब दे। एक क्षण के लिए हिचकिचाने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, ऑनलाइन बहुत सारे वीडियो हैं और मैं हाल ही में इतना व्यस्त रहा हूं कि मुझे खोजने का समय नहीं मिला। आप ऑनलाइन कुछ नृत्य वीडियो ढूंढ सकते हैं, आपको निश्चित रूप से कुछ उपयुक्त मिल जाएगा। पिछले वर्ष अमेलिया ने कला प्रदर्शन में अपने अनोखे नृत्य से सबको आश्चर्यचकित कर दिया था और प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। उस समय एडम को वे विशिष्ट नृत्य मुद्राएं विदेशी वेबसाइटों से मिली थी जिन पर वह गया था। उस समय घरेलू नेटवर्क में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वह मंच पर अलग दिख सकें और सभी को मंत्रमुग्ध कर सकें। हालांकि अमेलिया को पता नहीं था और एडम अस्पताल के कई कामों में व्यस्त था, इसलिए वह विदेश में वीडियो ढूंढने में उसकी मदद करने के लिए समय नहीं निकाल पाया। दरअसल पिछले साल के वीडियो असल में एमिली ने ही ढूंढे थे। अब एडम और एमिली के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण जहां उसे ब्लैकलिस्ट किया गया था और एमिली से संपर्क करना एक दूर का सपना था, वह एमिली से दोबारा वीडियो मांगने की हिम्मत कैसे कर सकता था? उनके पास अपने भाई की बातें सुनकर अमेलिया नाराज होकर मुंह बनाती और बड़बड़ाती हुई बोली, तुम पिछले साल भी व्यस्त थे और तुमने उन्हें जल्दी ढूंढ लिया। इस साल इतनी मुश्किल क्यों है? सोफी ने बात को शांत करने के लिए हंसते हुए कहा, इसमें मुश्किल क्या है? क्या तुम्हें इसके लिए सचमुच अपने भाई की जरूरत है? मैं एक कला छात्र हूँ, मैं नृत्य कला से परिचित हूँ। मुझे अपने पिछले नृत्य वीडियो दिखाओ, हो सकता है कि मैं तुम्हारे लिए और भी शानदार नृत्य कोरियोग्राफ कर सकूं, जिससे तुम इस वर्ष के कला प्रदर्शन में निश्चित रूप से एक और पुरस्कार जीत सको। बोलते समय उसने आत्मविश्वास से अपनी भौहें उठाई, जिससे उसकी निगाहों से आश्वासन झलक रहा था। अब फ्यूचर एड्स। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।